हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम टैक्स सॉल्यूशंस में। दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस और टैक्सेशन एंड अदर का एक पार्ट बनाया। अभी अब टॉपिक शायद आपको पता चल गया होगा। 1 अप्रैल से होने वाले चेंजेस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस के जो 3 चेंजेस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कंपलसरी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कंपलसरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जो होने वाला है वह आपको पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है। दोस्तों, आपने काफ़ी तरह के पोस्ट ऑफिस के स्कीम में इन्वेस्ट किया होगा, जैसे MIS है, RD है, टर्म डिपॉजिट है, ठीक है, एट्सेट्रा। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, आपने अगर इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे कुछ ना कुछ आई थिंक इंटरेस्ट तो मिलता होगा दोस्तों। ठीक है, अभी तक वो इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो आपको कैश में भी आप पे आउट ले सकते हैं, कैश में भी मिल सकता था दोस्तों। उस इंटरेस्ट का जो भी पे आउट है वो आप कैश में भी ले सकते थे, लेकिन अब से कैश पे आउट बंद हो गया है दोस्तों। 1 अप्रैल 2022 से कैश पे आउट दोस्तों पोस्ट ऑफिस में बंद हो गया है। उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और अगर आपने पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में डाला जाएगा दोस्तों। ठीक है, सो 1 अप्रैल से कैश में पे आउट बंद हो जाएगा दोस्तों। और अगर किसी ने पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट जल्दी से ओपन करवा लीजिए दोस्तों, वरना आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका इंटरेस्ट आप कैश में पहले ले सकते थे दोस्तों, अब वो बंद हो गया है। आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और वो जो इंटरेस्ट है ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट चेंजेस था। दूसरा चेंजेस है आपका जो है म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड में क्या बदलाव है 1 अप्रैल से, तो वो हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए यह अपडेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 31 मार्च के बाद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट, RTGS जैसे सभी ऑनलाइन या तो फिर जो ऑफलाइन मोड है इन्वेस्टमेंट के, वो सभी ऑप्शन पूरी तरह से बंद हो जाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सेबी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के रूल्स में चेंजेस किए हैं। 1 अप्रैल के बाद यह सभी मोड्स ऑफ पेमेंट को हटा दिया जाएगा दोस्तों। यानी कि अब आपके पास पेमेंट मेथड सिर्फ 2 टाइप के रहेंगे। फर्स्ट होगा UPI और सेकंड होगा नेट बैंकिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट होगा UPI और सेकंड होगा नेट बैंकिंग। अब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो दोस्तों तो आपको UPI से या तो फिर नेट बैंकिंग से ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यह 2 ऑप्शन से ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाओगे। बाकी के सभी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मोड्स थे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए वो पूरी तरह से बंद हो गए, सेबी ने उसको बंद कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तीसरा जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में दोस्तों IRDA और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने मिलकर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का रेट जो है वह 1 अप्रैल 2022 से 20% बढ़ा दिया है दोस्तों। यानी कि अब आप व्हीकल परचेस करने जाओगे तो व्हीकल की प्राइस भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस बढ़ा है दोस्तों। तो ये जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, ये अभी आई थिंक आ तो गया है, लेकिन थोड़ा उसको होल्ड पे भी रखा है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भी आ जाएगा 20% का। फिर भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। टैक्सेशन एंड अदर्स में आ जाते हैं दोस्तों। ये हमारे इन्वेस्टमेंट के ख़त्म हो गए, अब हम टैक्सेशन एंड अदर्स में लेंगे। सबसे पहला है टैक्स ऑन प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि ये क्या है टैक्स ऑन प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट। खास करके ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो लागू होगा सैलराइड पर्सन को। ठीक है, टैक्स ऑन प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट अब क्या है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। अगर आप एक सैलराइड पर्सन हो तो यह अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको पता होगा कि हर महीने आपकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता होगा
और उसकी डिडक्शन आप एटीसी में क्लेम कर सकते थे, लेते ही थे, अब तक तो हमने लिया ही है। और उस प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट जो है वो भी टैक्स फ्री था, अब तक टैक्स फ्री था। लेकिन अब एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूशन पीएफ में 1 साल के अंदर कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहीं पे कंफ्यूजन है। सबसे पहले मैंने वर्ड यूज़ किया है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा पीएफ में विद इन अ ईयर, ठीक है, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ओके, अब ये कैसे लगेगा तो आइए समझते हैं डिटेल में। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है तो यह पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि एक लिमिट है 2.5 लाख की, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है विद इन अ ईयर। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से बढ़ गया, ज़्यादा है, तो क्या 1 साल के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से बढ़ गया तो क्या, तो आपके 2 अकाउंट क्रिएट होंगे दोस्तों। कौन से 2 अकाउंट क्रिएट होंगे? फर्स्ट वाला होगा वो 2.5 लाख वाला होगा, मतलब कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक 2.5 लाख वाला अकाउंट, और बाकी के जो भी है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी आपका है वो सेकंड वाले अकाउंट में जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए 2.5 लाख पर तो कोई यहाँ पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा, नील। लेकिन 2.5 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उसके इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉई अगर कंट्रीब्यूट करता है तो उस कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट होगा वो 2.5 लाख तक होगा, तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपकी कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर, सपोज मान लीजिए कि 4 लाख आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, विद इन अ ईयर, तो 2.5 लाख तक तो नील है। उसके बाद की जो भी होगी, मतलब 1.5, ये इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, 1.5, इसके ऊपर सपोज मान लीजिए अभी 8% के आसपास चल रहा है, अगर इंटरेस्ट मिला तो जो ये इंटरेस्ट मिला 1.5 लाख के ऊपर, सपोज 1.5 लाख, ठीक है, इनटू सपोज मान लीजिए 8% इंटरेस्ट लगाइए, ये अमाउंट 12,000 की अमाउंट जो है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी, या तो उसके ऊपर टीडीएस कटेगा दोस्तों। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। आपके कंट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जो मेन चीज़ है उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कितनी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई। एक तो विद इन अ ईयर होना चाहिए, ठीक है, कंट्रीब्यूशन 1 साल के ऊपर का कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होगा, विद इन अ ईयर का कंट्रीब्यूशन, वो उसका लिमिट क्या है 2.5 लाख, 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख के ऊपर जाता है तो उसका जो इंटरेस्ट है उसको हम टैक्सेबल गिना जाएगा, ठीक है, उसको टैक्सेबल उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अभी दूसरा पॉइंट हम आ जाते हैं, 30% फ्लैट टैक्स ऑन क्रिप्टो। अभी ये क्या है दोस्तों, 30% फ्लैट टैक्स ऑन क्रिप्टो। तो दूसरा एक इम्पोर्टेंट चेंजेस है दोस्तों, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसी में जो अभी अब बाय सेल जो भी हम करते हैं उसमें अगर हमें प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। ये 1 अप्रैल 2000 के बाद अब तक ऐसा कोई रूल नहीं था, ठीक है, ये 1 अप्रैल 2000 से पहले कोई रूल नहीं था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2022 के बाद ये नया रूल एप्लीकेबल किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। दूसरा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी में सपोज आपको लॉस हुआ, अभी आप उसको सेट ऑफ करने जाओगे दूसरी अदर इनकम में, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की दूसरी कोई इनकम हुई, या तो फिर कोई भी कैपिटल गेन, या तो फिर कोई भी इनकम के अगेंस्ट में आप उसको सेट ऑफ करने जाओगे, वो सेट ऑफ भी नहीं होगा दोस्तों। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, क्रिप्टो करेंसी को हम सेल करते हैं तो भी 1% टीडीएस लगेगा दोस्तों, मतलब आप इसको किसी को गिफ्ट भी करोगे तो भी 1% टीडीएस लगेगा। तो ये
चेंजेस थे क्रिप्टो करेंसी के। ठीक है दोस्तों, लास्ट मैंने बताया 1% TDS, ठीक है, सेल ऑफ क्रिप्टो। ओके, अगर आप सेल करोगे तो 1% TDS लगेगा। ई इनवॉइस कंपलसरी इन GST। GST का अपडेट है दोस्तों, क्या है ये अपडेट? बिजनेस ओनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि एक साल में एक बिजनेस का टर्नओवर, यानी कि पूरे साल में एक बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा होता है तो उनको ई इनवॉइस जनरेट करना कंपलसरी होता था। ये अब तक का नियम था दोस्तों, लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद ये लिमिट को घटाकर 20 करोड़ कर दी गई है। तो सॉरी अगर मैं 50 लाख बोला हो तो 50 करोड़ था पहले, अभी उसका 20 करोड़ कर दिया गया है दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से। मतलब कि एक साल का टर्नओवर अगर 20 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपको ई इनवॉइस कंपलसरी हो जाएगा जनरेट करना दोस्तों। ठीक है, पहले ये लिमिट 50 करोड़ की थी, अब उसको घटा के, इन शॉर्ट ये लिमिट को घटा के उन लोगों ने 20 करोड़ कर दिए दोस्तों। 4th जो है वो आधार पान लिंक। ये मैंने वीडियो डाला था दोस्तों, फिर भी मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। आधार पान लिंक अगर नहीं होगा तो ये 1 अप्रैल के बाद इसमें अप टू 3 मंथ 500 रुपीज़ लेट फीस लगेगी और उसके बाद जो है वो 1000 रुपीज़ लेट फीस लगेगी दोस्तों। ये आधार पान लिंक में जो भी ये गवर्नमेंट ने फीस लगाई है लेट फीस, कितने हद तक वो सही है दोस्तों, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आप कमेंट करिएगा कि ये जो चीज़ गवर्नमेंट ने की है ये किस हद तक सही है। क्या यहाँ पे गवर्नमेंट को 500 रुपये या 1000 रुपये लेने चाहिए? अगर लेने चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं लेने चाहिए, कम लेने चाहिए या तो फिर लेने ही नहीं चाहिए तो कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है, ये आम आदमी तक पहुँचना चाहिए ये वीडियो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया आधार पान लिंक, जो कि काफ़ी हाई पेनल्टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने। सेक्शन 80EEA क्या था दोस्तों? आपको पता होगा कि हम लोग जो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट सेक्शन 24 में क्लेम करते थे अप टू 2 लाख रुपीज़, उसके अलावा सेक्शन 80EEA में भी हमें 1.5 लाख तक एग्जाम्पशंस मिलता था। वो कैसे मिलता था? तो ये 80EE का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया था। एक तो जो हम हाउस परचेस करते हैं वो फर्स्ट टाइम परचेस करने होने चाहिए, मतलब फर्स्ट ओनर होना चाहिए। 45 लाख से कम वैल्यू का जो है आपका हाउस होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम हाउस परचेस कर रहे हो और उसकी हाउस की वैल्यू जो है 45 लाख से कम है, तब हम ये सेक्शन में एलिजिबल होते हैं दोस्तों। इसमें हमें सेक्शन 24 में 2 लाख तक का तो इंटरेस्ट में हमें बेनिफिट मिलता ही था, उसके अलावा ये सेक्शन में 1.5 लाख तक का इंटरेस्ट भी हमें बाद मिलता था दोस्तों। 1 अप्रैल 2022 के बाद गवर्नमेंट ने सेक्शन 80EEA को भी डिसकंटिन्यू कर दिया है दोस्तों। मतलब ये 1.5 लाख का जो अतिरिक्त बेनिफिट आपको मिल रहा था वो भी अभी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। 6th वन पर आते हैं TCS सेक्शन 206 सबसेक्शन 1G। ये क्या है दोस्तों? तो इसमें एक गवर्नमेंट का अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन था कि नॉन रेसिडेंट को ओवरसीज टूर पैकेज बेचने पर जो TCS कलेक्ट करना पड़ता था फ्रॉम बायर, वो नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नॉन रेसिडेंट है उनके पास पैन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये पैन नॉट अवेलेबल वाले होते हैं, इनके पास पैन नहीं होता है। ये जो होते हैं वो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, ठीक है, जो इंडिया में विजिट करते हैं। तो उसकी जो टूर पैकेज होता है उसके ऊपर TCS कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे उसको रिलैक्सेशन दे दिया है। 5% पहले लगता था टूर पैकेज पर, अभी वो नहीं लगेगा। किसके लिए दोस्तों? किसके लिए? ओनली फॉर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल विजिटिंग इंडिया, उसके लिए ही ये नहीं लगेगा, बाकी तो है। ओके, लास्ट जो है हमारा कॉम्पोजिट स्कीम एंड नॉर्मल स्कीम इन GST। ये क्या है दोस्तों? तो कॉम्पोजिट डीलर की टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस करती है तो आपको कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा दोस्तों। वो
सबको पता है। और ये आप मतलब कभी भी कर सकते हो, आप कॉम्पोजिट से नॉर्मल में आप कभी भी जा सकते हो। लेकिन दोस्तों 1 अप्रैल से ये नॉर्मल टैक्स पेयर से कॉम्पोजिट टैक्स में जाने की स्कीम जो है वो 1 अप्रैल से बंद हो गई है दोस्तों। कॉम्पोजिट डीलर अगर नॉर्मल में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन नॉर्मल टैक्स पेयर जो है मतलब नॉर्मल स्कीम में से कॉम्पोजिट स्कीम में जाना है दोस्तों, तो वो 1 अप्रैल से बंद हो गया है। ये 10 इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे दोस्तों, जो कि 1 अप्रैल से चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, ये हो गए हैं क्योंकि 1 अप्रैल ख़त्म हो गया है दोस्तों। ये सभी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी थी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी मैंने आपको बताया वो आपके दिमाग में प्रॉपरली फिट हो गया होगा दोस्तों। अभी मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। हो रहा है तो कमेंट कीजिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाए दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो रेगुलरली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।